एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हेमंत स्वागत करता हूं आपका टेक फ्लो एकेडमी में। तो हमारी जो डीबीएमएस का सब्जेक्ट चल रहा है उसमें हमारा आज का टॉपिक जो है वो है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, किसका नाम है, डेटाबेस आर्किटेक्चर। यानी हम इसमें पढ़ेंगे डेटाबेस आपका अलग अलग टाइप का कैसे होता है, यानी उसका जो आर्किटेक्चर है, उसका स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होता है और अलग अलग स्ट्रक्चर में किस टाइप से चीजें स्टोर की जाती है। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है डेटाबेस स्ट्रक्चर या फिर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो अपना सबसे पहला है कि डेटाबेस आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है। डेटाबेस आर्किटेक्चर एक ऐसा तरीका होता है जिससे डेटा को स्टोर, मैनेज और एक्सेस किया जा सकता है। क्या आपने मान लो डेटा को स्टोर तो करवा दिया, उसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा, यानी सही तरीके से उसको जचाना भी पड़ेगा कि अलग अलग फॉर्म में उसको स्ट्रक्चर वे में जचाया जाए। और जचाने के बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको उसको एक्सेस भी तो करना पड़ेगा कि डेटा आपका स्टोर तो कर दिया, लेकिन कोई मतलब थोड़ा ना, अगर आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पाओ तो डेटा को सही से स्टोर करना, उसको मैनेज करना और उसको किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब जब हमें उस डेटा की जरूरत पड़े तो उसको कैसे वहां से रिट्रीव किया जा सकता है और नया डेटा सेव किया जा सकता है। ये सारी चीजें हम किससे पता कर सकते हैं, ये सब चीजें आर्किटेक्चर के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद में यह विभिन्न लेवल्स पर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। जैसे कि तीन टाइप के आर्किटेक्चर होता है आपके पास, कौन सा, 1 टीयर का आर्किटेक्चर, 2 टीयर और 3 टीयर आर्किटेक्चर। तो मेनली आपके कितने टाइप के हो गए, 1 टीयर, 2 टीयर और 3 टीयर आर्किटेक्चर। इन तीनों की डिजाइन अपनी अलग अलग होती है, कैसी होती है देखने हम। कि डेटाबेस आर्किटेक्चर का सही चुनाव किसी सिस्टम की परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी को प्रभावित करता है। कहने का मतलब क्या है आपका, कि आपको कौन सा वाला आर्किटेक्चर सेलेक्ट करना है। आप कैसे डिपेंड करोगे, ये सेलेक्ट करते हैं हम यूजर की नीड के अकॉर्डिंग, की यूजर जो हमारा उसको कैसा वाला आर्किटेक्चर चाहिए, उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से उसको आर्किटेक्चर को हम सेलेक्ट करते हैं। तो हर आर्किटेक्चर की अपनी एक अलग परफॉर्मेंस होती है, अलग स्केलेबिलिटी होती है। स्केलेबिलिटी का मतलब उसको कितने, कहां तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे कहां तक उसको स्केल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और सिक्योरिटी, यानी हर के आर्किटेक्चर की क्या होगी, अलग अलग सिक्योरिटी होगी, यानी किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी। ये यूजर पे डिपेंड करेगा कि वो अपना आर्किटेक्चर किस तरह से डिजाइन कर सकता है। क्लियर, तो आगे चलते हम तीनों आर्किटेक्चर को समझते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं तीनों आर्किटेक्चर का। क्या कि 1 टीयर का आर्किटेक्चर क्या होता है, कि फॉर एग्जांपल एक सामान्य फाइल सिस्टम जहां की यूजर डेटा को सीधे एक टेक्स्ट फाइल में सेव करता है। यानी कहने का मतलब, जैसे आपका कंप्यूटर या फिर आपका लैपटॉप है, आप उसमें कोई भी एमएस वर्ड की फाइल बना लेते हो, तो एमएस वर्ड फाइल आपकी कहां पे एक्सेस होती है, कहां पे स्टोर होती है, आपके लैपटॉप में तो होगी ऑब्वियसली, कहीं और किसी दूसरे सर्वर पे थोड़ा ना होगी। यानी कि हमारे जो लोकल सिस्टम है उसी में हम जब डेटा को सेव करते हैं तो वो क्या हो गया, वो एक 1 टीयर आर्किटेक्चर का एग्जांपल हो गया। यानी सिर्फ एक 1 लेवल ही होता है अपने पास यहाँ पे। ठीक है, उसके अगर हम 2 टीयर की बात करें, अब देखो लेवल अपन इंक्रीज करते जाएंगे, यानी बीच में लेयर्स को बढ़ाते जाएंगे। अभी एक एग्जांपल है, ए बंदा है कोई, उसका पीसी है अपने पास एक, उसने अपने पीसी में कोई डेटा सेव कर रखा है, यानी कि वो डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता है, बीच में कोई अपना मिडिल मैन यहाँ पे है ही नहीं। तो यानी कौन सा एग्जाम्पल हो गया, 1 टीयर का एग्जाम्पल हो गया। और अगर यदि हम इन दोनों के बीच में एक और लेयर ला दें तो वो कौन सा बन जाएगा, वो अपने 2 टीयर का बन जाएगा। और उसके बाद में एक और एक्स्ट्रा लेयर ला दे तो क्या बन जाएगा, 3 टीयर का बन जाएगा। सिंपल है एकदम। तो 2 टीयर में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, जहां पे क्लाइंट मतलब एटीएम मशीन की बात हो रही है, और डेटाबेस यानी सर्वर पे जहां स्टोर होता है, सब जुड़े होते हैं। आप एटीएम में जाते हो फॉर एग्जांपल, एटीएम के अंदर आप जब गए तो एटीएम मशीन वहां पे होती है, तो आप क्या करते हो, अब एटीएम का अंदर जो डेटा होता है वो एटीएम के मशीन के अंदर सेव नहीं होता, वो कहां से होता है, अपने सर्वर पे से होता है। किसका सर्वर, बैंक का सर्वर पे। बात समझ में आ गए। जो एटीएम का डेटा होता है, एटीएम का डेटा मतलब कि कस्टमर का डेटा हो गया, किसी का अकाउंट नंबर क्या है, उसके एटीएम नंबर क्या है, पिन क्या है, उसके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, ये सारा डेटा आपके एटीएम मशीन में सेव ना होकर कहाँ होता है, बैंक के सर्वर पे सेव होता है। तो कहने का मतलब, जब आप एटीएम में जाते हो, अपना पिन वगैरह लगाते हो, तो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, वो बैंक के सर्वर के पास से आती है, फिर एटीएम मशीन में आती है, और एटीएम मशीन उसको वेरीफाई करके आपको कैश निकाल के देती है। तो बात समझ गए, यानी कि सर्वर और डेटा कहाँ पे सेव है अपना, यहाँ पे 2 टीयर में सर्वर पे स्टोर होता है। तो सर्वर और क्लाइंट के बीच में अपने पास एक नई लेयर एक और आ गई, कौन सी, एटीएम मशीन वाली। यानी कि कौन सा आर्किटेक्चर हो गया, 2 टीयर आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है, 3 टीयर की बात करूं तो फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट से, तो ऑनलाइन शॉपिंग की जो प्लेटफॉर्म है वहां पे यूजर, वेब सर्वर और डेटाबेस, ये तीन चीजें यहाँ पे अलग अलग लेवल्स पे काम करती है। कैसे, फॉर एग्जांपल हम गए किसी अमेजोन के ऐप पे, अमेजोन ऐप हमने ओपन करी, अब अमेजोन ऐप का जो डेटा है वो आपके फोन में थोड़ा ना सेव है, वो कहाँ पे सेव है, अपने अमेजोन के सर्वर पे सेव है। यानी कि ये यूजर हो गया अपना, ये क्या हो गया अपने पास, अमेजोन की ऐप हो गई, यानी एप्लीकेशन हो गई,
और यहाँ तीसरी चीज क्या हो गया अपने पास, सर्वर या फिर डेटाबेस हो गया। तो यूजर जो है डायरेक्ट डेटाबेस से क्या कनेक्ट ना करके क्या करता है, आपकी ऐप को रिक्वेस्ट करता है, और ऐप क्या करती है, उसके बाद में रिक्वेस्ट भेजती है डेटाबेस को। तो डेटा आपके यूजर के पास डायरेक्ट नहीं आता, कहां से आता है, इस डेटाबेस के पास ऐप में आता है, उसके बाद में ऐप से यूजर के पास जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे एक और लेवल बढ़ गया, यानी कौन सा, 3 टियर आर्किटेक्चर ही हो गया। क्लियर। तो सिंपल सी चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेटा किस में सेव होता है, आपका क्लाउड में सेव होता है। डेटा कहां पे सेव होता है, क्लाउड में। तो क्लाउड बेस्ड जो भी सिस्टम होते हैं वहां पे डेटा कहां पे सेव होगा, सर्वर में जाके सेव होता है। आमतौर पर 3 टियर आर्किटेक्चर के उपयोग करते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, बताओ कि आपका क्लाउड बेस्ड जो सर्वर होता है वो कौन सा आर्किटेक्चर का यूज करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो आपका आंसर होगा 3 टियर आर्किटेक्चर। क्लियर। और एक और डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं आगे वाली स्लाइड में। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका 1 टियर आर्किटेक्चर। अब जो तीनों आर्किटेक्चर है उनको एक एक करके डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है, सबसे पहले डायग्राम पे चलते हैं। ये एक यूजर है, इसका एक पीसी है अपना, ये कंप्यूटर है। तो अपने कंप्यूटर पे डायरेक्टली काम कर रहा है, मान लो एमएस वर्ड पे या फिर किसी पीपीटी पे काम कर रहा है। तो पीपीटी सेव का है आपका, उसके अगर कंप्यूटर में लोकली सेव है, मतलब कौन सा आर्किटेक्चर है, फर्स्ट आर्किटेक्चर। फर्स्ट मतलब 1 टियर आर्किटेक्चर वो कहलाएगा, क्योंकि डेटा कहाँ डायरेक्टली आपका इसी पीसी पे सेव है, और डायरेक्टली एक्सेस भी किससे कर रहा है, इसी पीसी से ही कर रहा है। तो यहाँ पे लोकली सेव हो गया, मतलब उसको और कहीं जाने की जरूरत थोड़ा ना पड़ रही है। तो यानी 1 टियर आर्किटेक्चर के अंडर ये आएगा। तो यह सबसे सिंपल आर्किटेक्चर होता है, क्योंकि बीच में कुछ होता ही नहीं, अपने डायरेक्टली यूजर अपने सर्वर मतलब जहां पे डेटा पे स्टोर है उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। तो यूजर और डेटाबेस एक ही सिस्टम पे होती है। बात आ गई समझ में कि आपका जो डेटा सेव होगा वो उसी सिस्टम पे होगा, और यूजर उसी सिस्टम को अपना डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे इसमें कोई मिडिल मैन या फिर मिडिल लेयर नहीं होता है, यानी बीच में कुछ नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, किससे, आपके सिस्टम से। मिडिल लेयर नहीं होती, जिससे कि क्या होगा, जिससे सिक्योरिटी और डेटा इंटीग्रिटी पर असर पड़ सकता है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो यूजर डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमें सिक्योरिटी कम होगी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली कम होगी। कम क्यों होगी, कि कोई और बंदा भी तो आपको डेटा को हैक कर सकता है, डायरेक्टली आपकी फाइलें को चुरा सकता है। तो अभी सिक्योरिटी क्या है, लेयर कम होने की वजह से सिक्योरिटी भी कम हो जाएगी आपके पास। ठीक है। एग्जाम्पल हम बात कर ले एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस आपका सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप डेटाबेस कोई भी डेटा स्टोर करके रखते हो। ठीक है। तो एमएस एक्सेस जहां पे यूजर डेटा को सीधे एक फाइल में स्टोर करता है, अपने किस पे, अपने लोकल कंप्यूटर पे। ठीक है। तो लोकल कंप्यूटर या लोकल सिस्टम में आप जब को फाइल को सेव करते हो और उसको डायरेक्टली वहीं से एक्सेस करते हो, तो कौन से टियर आर्किटेक्चर में आती है, वो 1 टियर आर्किटेक्चर के अंदर आता है। क्लियर। तो आपसे एग्जांपल में अगर आप याद रखना चाहो तो एमएस एक्सेस याद कर सकते हो। एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, क्या बताओ एमएस एक्सेस कौन से आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए 1 टियर आर्किटेक्चर। फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि क्या चीज अच्छी होती है, क्या चीज बुरी होती है। तो एडवांटेज क्या होता है 1 टियर का, कि परफॉर्मेंस अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा लेयर बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता है। आप डायरेक्टली अपने अपने पीसी से इंटरेक्ट करते हो, तो बीच में कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी होनी ऑब्वियसली बात है। और परफॉर्मेंस मतलब यहाँ पे स्पीड वगैरह, डेटा की ट्रांसफर की, ये सब चीजें अच्छी होगी आपके पास। ठीक है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, नुकसान क्या है, सिक्योरिटी कम होती है। क्यों होती है सिक्योरिटी कम, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी अदर यूजर आपका डेटा इजीली एक्सेस कर सकता है, क्योंकि डेटा सारा कहाँ पड़ा है, आपके लोकल सिस्टम पे ही पड़ा है। और इसलिए हम इसको क्या करते हैं, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। क्लियर चीज। फिर बात करते हैं हम सेकंड नंबर पे, कौन सा आपका 2 टियर आर्किटेक्चर। अब क्या होगा, जैसे जैसे तो टियर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके बीच में क्या होगा, लेयर्स इंक्रीज होती जाएगी। तो पहले कोई लेयर नहीं थी बीच में, अपना यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा था, लेकिन 2 टियर में क्या हो जाएगा, आपका बीच में एक लेयर आ जाएगी, यानी यूजर अब डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेगा, बीच में क्या आ जाएगा, क्लाइंट वाला अपना सिस्टम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अपन डायग्राम की बात करते हैं। तो 2 टियर आर्किटेक्चर में क्या है, डेटा आपका अब की बार अपने पीसी पे सेव नहीं है, कहां पे सेव है, अपने डेटा सोर्स यानी सर्वर पे सेव होगा। तो जो मान लो यहाँ पे एक बंदा बैठा ए, यहाँ पे बी बैठा है और यहाँ पे सी बैठा है, तो वो ए बी सी ये तीनों यूजर जो है किससे इंटरेक्ट करेंगे, अपने क्लाइंट वाले सिस्टम से इंटरेक्ट करेंगे। और एक क्लाइंट क्या करेगा, यहाँ पे जो डेटा सोर्स मतलब डेटाबेस आप इसको बोल सकते हो, जहां पे आपका एक्चुअल डेटा स्टोर है अपना, तो उस डेटा बेस से या फिर डेटा सोर्स से क्या करेगा, आपको डेटा देगा कहाँ पे, क्लाइंट पे। और क्लाइंट किसको दे देगा, आपका यूजर या फिर ए को दे देगा। क्लियर है चीज। जहां पे एक बीच में लेयर आ गई, किसकी, क्लाइंट की लेयर आ गई। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 2 लेवल्स होते हैं, एक तो हो गया क्लाइंट और दूसरा सर्वर। सर्वर का मतलब समझ गए, जहां पे आपका एक्चुअल डेटा पड़ा होता है। उसके बाद में क्लाइंट यूजर क्या करेगा, इंटरफेस हैंडल करता है। इंटरफेस मतलब यूजर किससे इंटरेक्ट करेगा, अपना
डायरेक्ट क्लाइंट से इंटरेक्ट करेगा, और क्लाइंट क्या करेगा, डेटा सोर्स यानी कि आपके डेटाबेस से डेटा मांगेगा और वापस किसको दे देगा, यूजर को दे देगा। क्लियर। और सर्वर क्या करेगा, डेटा स्टोरेज मैनेज करता है, क्योंकि डेटा सारा कहां पड़ा है, सर्वर पे पड़ा है, तो डेटा को मैनेज करने का काम तो कौन करेगा, सर्वर करेगा। और आपका इंटरफेस, इंटरफेस मतलब क्या चीज क्लाइंट को शो करनी है क्या नहीं करनी है, ये सब चीजें कौन डिसाइड करेगा, ये क्लाइंट डिसाइड करेगा, क्योंकि यूजर डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट कर रहा है, यूजर डायरेक्टली क्लाइंट से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है। फिर अगला, क्लाइंट और सर्वर के बीच में एसक्यूएल क्वेरीज के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। एसक्यूएल क्या होता है, हम पहले बात कर चुके हैं ब्रीफली, क्या, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम क्वेरीज पास करते हैं, यानी कमांड्स पास करते हैं किसी भी डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। तो यूजर डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे सकता किसको, सर्वर को, ये किसको ऑर्डर देगा, ये कमांड देगा अपने क्लाइंट को। क्लाइंट क्या करेगा, आगे जाके उसके डेटाबेस से यूजर को डेटा लाके देगा। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम होता है आपका, जैसे आईआरसीटीसी वगैरह आपसे आप बुक करते हो, तो वहां पे क्या होता है कि एक क्लाइंट की एप्लीकेशन होती है, फ्रंट एंड जिसको बोलते हैं, और दूसरी चीज क्या होती है, डेटाबेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक एंड बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, यानी कि यूजर फ्रंट एंड, मान लो आपके पास एक ऐप है टिकट बुकिंग की, तो आप क्या करोगे, आप उस ऐप पे लॉगिन करते हो, जो भी टिकट आपको चाहिए वो सिलेक्ट करते हो, वो सारी चीजें, तो ये सारी चीजें कहाँ पे होती है, ये सारी चीजें होती है आपकी क्लाइंट साइड में, और जो डेटा एक्चुअल स्टोर होता है वो कहां पे होता है, आपका सर्वर साइड में, जिसको बोला जाता है। क्लियर। इसको दूसरा नाम होता है आपका फ्रंट एंड, तो हो गया आपका यूजर वाला इंटरफेस जो ऐप आपकी, और बैक एंड क्या हो गया, सर्वर, जहां पे डेटा आपका एक्चुअल सेव है। फिर बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, क्या क्या चीजें अच्छी हैं क्या चीजें बुरी है। तो एडवांटेज टू टियर का क्या होता है, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी इनकी अच्छी होती है। सिक्योरिटी कैसे अच्छी होगी, क्योंकि बीच में जैसे आपका मिडिल लेयर आ गई, वैसे क्या है, यूजर अपना डायरेक्ट क्या है, इंटरेक्ट नहीं कर सकता सर्वर से, तो आप बीच में लेयर आने से यूजर की जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है। और स्केलेबिलिटी का मतलब इसको अपन और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर। डिसएडवांटेज क्या हो गया इसका, नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ सकता है जिससे कि परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। कहने का मतलब, मान लो खूब सारे सर्वर पे क्या हो गई, अपने पास रिक्वेस्ट आ गई, यानी बहुत सारे डेटा अपने को एक्सेस करना है एक ही टाइम पे, क्योंकि मल्टीपल यूजर है आपके पास, काम कर सकते हैं। यहाँ पे अपने डायग्राम में देखना कि एक ही सर्वर जहां पे डेटा अपना पड़ा हुआ है, उसको मल्टीपल क्लाइंट्स यानी खूब सारे क्लाइंट्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ यूजर्स बहुत सारे अपने पास हो जाते हैं जिसको सर्वर अपना हैंडल नहीं कर पाता, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अपनी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। देखा था अपने पास, अपन टिकट बुकिंग ऐप काम में लेते हैं तो कभी कभी अपना चलता ही नहीं है, लोड होता रहता है, क्यों, क्योंकि मल्टीपल रिक्वेस्ट, मल्टीपल यूजर्स वहां पे एक साथ एक डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, हमारी डाउन हो जाती है। तो ये चीज इसका डिसएडवांटेज हो गई। उसके बाद जो तीसरा आर्किटेक्चर है वो 3 टियर आर्किटेक्चर। अब क्या होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, एक और लेयर बीच में बढ़ जाएगी। एक और लेयर कैसे बढ़ गई, पहले क्लाइंट था आपका ये वाला, ये जो पहले क्या था अपने 2 टियर में, सिर्फ क्लाइंट था और अपने पास डेटा सोर्स यानी सर्वर था। अब क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक और लेयर बढ़ गई जिसका नाम आपका एप्लीकेशन सर्वर है। यानी कहने का मतलब, अब डेटा कैसे आएगा आपका, यहाँ पे यूजर बैठा होगा, यूजर क्लाइंट को बोलेगा कि मेरे को ये वाला डेटा लाके दो, क्लाइंट किसके पास जाएगा, एप्लीकेशन सर्वर के पास जाएगा, और एप्लीकेशन सर्वर किससे इंटरेक्ट करेगा, आपका डेटा सोर्स, यानी जहां पे एक्चुअल डेटाबेस आपका बना हुआ है। तो एक्चुअल डेटाबेस कहां पे आपका, इस डेटा सोर्स पे रखा हुआ आपका। तो यहां से क्या करेगा, जो डेटा उसको चाहिए वो किसको देगा, आपका एप्लीकेशन सर्वर को देगा, फिर एप्लीकेशन सर्वर आपका क्लाइंट को लाके दे देगा। यानी कि यहाँ पे एक और लेयर ऐड हो गई, किसमें, 3 टियर आर्किटेक्चर में। क्लियर है जी। तो पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर होते हैं। कहने का मतलब, प्रेजेंटेशन मतलब जो आपकी ऐप है, आप किसी भी ऐप को, जैसे ऑनलाइन बुकिंग ऐप हो गई अपने पास, जिसको अमेजोन के एग्जांपल ले लेते हैं। अमेजोन में आप क्या करते हो, अमेजोन पे आप खोलते हो अपनी ऐप में जो भी आपको सामान ऑर्डर करना होता है उसको देखते हो, पेमेंट करते हो। अब क्या होता है, आपका डेटा, अब जो डेटा है आपके फोन में थोड़ा ना सेव है, वो कहाँ पे सेव है, अमेजोन के सर्वर पे सेव है, और सर्वर से कहाँ पे आता है, आपके एप्लीकेशन पे आता है, फिर एप्लीकेशन से आपके पास डेटा शो करता है। तो एक्चुअल डेटा तो यहाँ पे आपका सेव रहेगा, ये आपकी एप्लीकेशन, ये क्या एप्लीकेशन सर्वर में, आप इसको ऐप बोल सकते हो, जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है। ठीक है। तो ये चीज आपकी होगी किसमें, 3 टियर आर्किटेक्चर में। यह बड़े वेब बेस्ड ऐप सिस्टम के लिए उपयुक्त होता है। यानी अगर आपको वेबसाइट वगैरह, जो बड़ी बड़ी सर्वर वाली वेबसाइट होती है, जैसे गूगल हो गया आपका, अमेजोन हो गया, ये सब क्या है, तो वेबसाइट ही ना, लेकिन बड़े सिस्टम की वेबसाइट है, यानी कि बहुत सारा डेटा ट्रैफिक हैंडल करने में सक्षम होती है। तो इन चीजों के लिए आप किसका यूज करते हो, 3 टियर आर्किटेक्चर का यूज करते हो। अब मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है कि बताओ, इसमें सिक्योरिटी कम होगी ज्यादा होगी,
ऑब्वियसली ज्यादा होगी ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेयर्स बढ़ गई, तो लेयर्स जैसे ही बढ़ गई मतलब डेटा डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता यूजर के द्वारा, यानी कोई भी इजीली इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो उससे सिक्योरिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यूज कहाँ करते हैं हम 3 टियर आर्किटेक्चर को, बड़े बड़े सिस्टम में यूज किया जाता है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन वाला, कि अमेजोन जैसे ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है जहां पे यूजर इंटरफेस मतलब ऐप की बात हो रही है, आप जो ऐप चलाते हो ना अमेजोन की, उसकी बात हो रही है। यूजर इंटरफेस होता है, बिजनेस लॉजिक होता है, बिजनेस लॉजिक का मतलब कौन सी वाली जो आपका प्रोडक्ट है वो कहाँ पे शिपमेंट करना है, कितने प्राइस पे शिप करना है, ये सब चीजें क्या होती है, बिजनेस लॉजिक होती है अपने पास, यानी उसका जो एक्चुअल प्रोग्राम है उसकी बात कर रहा है। और तीसरे नंबर पे होता है डेटा स्टोरेज होता है, यानी कि उन सब का डेटा एक्चुअल में कहाँ स्टोर है इसकी बात हो रही है। तो ये 3 अलग अलग क्या होती है, स्तरों पर होते हैं, लेवल्स पे होते हैं। सेकंड आपका एग्जांपल आप देख सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग जो आपकी होती है ऐप के थ्रू, जो कि क्या करती है, एक सुरक्षित मिडिलवेयर लेयर का उपयोग करती है। बात समझ में आ गई। तो ऑनलाइन बैंकिंग में आप यूज करते हो 3 टियर आर्किटेक्चर का, यानी जहां भी आपको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए ना उस पे क्या यूज करते हो, 3 टियर आर्किटेक्चर का यूज करते हो, क्लियर। फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, सिंपल है, पता ही चल गया होगा अब तो क्या, कि सिक्योरिटी इसकी ज्यादा होती है और लोड मैनेजमेंट बेहतर होता है। किससे बेहतर होता है, 2 टियर आर्किटेक्चर से बेहतर होता है, यानी इसको ज्यादा लोड भी दोगे तो ये इजीली हैंडल कर लेगा। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी ज्यादा होती है, क्योंकि दिख रहा है जैसे लेयर बढ़ेगी वैसे क्या होगा, अपना कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती जाएगी, यानी एकदम इजी वे में इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता बीच में लेयर होने की वजह से। और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे 3 चीजें मेंटेन करनी पड़ रही है, आपको यहाँ पे क्लाइंट भी मेंटेन करना है, आपको आपकी एप्लीकेशन भी मेंटेन करनी है, यहाँ पे आपको डेटा का सर्वर भी मेंटेन करना है। तो जैसे जैसे अपने लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेंटेनेंस की कॉस्ट भी हाई होती जाएगी, क्लियर। फिर अपने पास एक डायग्राम दिया हुआ है सिंपल सा, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, जो तीनों आर्किटेक्चर है उनको एक में समझाया हुआ है, तो मैं समझाता हूँ यहाँ पे क्या है। ये अपना यूजर बैठा है, ये अपन है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 टियर आर्किटेक्चर की, तो ये इतना पार्ट होता है किसका, 1 टियर का, क्या कि आपका जो पीसी पड़ा है अपने पास उससे डायरेक्ट कनेक्ट करता है कौन, आपका यूजर, यानी अपने जो सिस्टम है उससे जहां पे डेटा अपने एक्चुअल में रखा हुआ है उससे अगर डायरेक्ट इंटरेक्ट हम कर सकते हैं तो वो कौन से टियर में आता है, 1 टियर में आता है। ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ पे। और अगर इसी को अपन एक लेवल आगे लेके जाए यानी 2 टियर में लेके जाए, यानी कि ये पूरा अगर मैं बात करूं ये किसका हो गया, 2 टियर का। क्यों? यूजर यहाँ बैठा है लेकिन डेटा कहाँ पे स्टोर है, आपका यहाँ पे स्टोर है। तो इस डेटा को स्टोर करने के बीच में क्या आपने एक लेयर बनी है जिसको क्या बोलते हैं, हम क्लाइंट बोलते हैं। तो यूजर का अगर कोई डेटा एक्सेस करना है तो वो किसको वो रिक्वेस्ट करेगा, क्लाइंट को। क्लाइंट जाएगा सर्वर के पास और सर्वर वापस से क्लाइंट को डेटा देगा और यूजर को शो कर देगा, ठीक है। ये 2 टियर की बात हो गई। अगर मैं बात करूं 3 टियर की, तो पूरा का पूरा सिस्टम किसका बन जाएगा, 3 टियर, क्योंकि एक लेयर अपने एक्स्ट्रा बढ़ा दी। इसमें क्या हो गया, क्लाइंट को अगर कोई डेटा चाहिए, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं, क्लाइंट को यानी यूजर को कोई डेटा चाहिए तो किसको बोलेगा, क्लाइंट को बोलेगा। क्लाइंट किसके पास जाएगा, आपका जो एप्लीकेशन सर्वर है, जो ऐप है उसके पास जाएगा। और ये एप्लीकेशन सर्वर किसके पास जाएगी, आपके डेटाबेस के पास जाएगी, क्लियर है जी। तो 3 लेयर हो गए, मतलब क्या बन गए, 3 लेयर आर्किटेक्चर बन गया, सिंपल एकदम चीज। उसके बाद में बात करते हैं हम अगला जो टॉपिक है अपना, डेटा एब्स्ट्रैक्शन की। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। ये जो एब्स्ट्रैक्शन है ना अपना, ये आपने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें भी पढ़ा होगा, एब्स्ट्रैक्शन वगैरह आपने ओप्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन वगैरह, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब अगर आपने जान लिया तो आप इस टॉपिक को आराम से समझ जाओगे। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि ओनली जरूरी चीजों को शो करना और जो अननेसेसरी चीजें यानी फालतू की चीजें जिनसे कोई मतलब नहीं है उनको हाइड कर लेना। क्या नहीं, ओनली नेसेसरी, नेसेसरी मतलब जरूरत की चीजें, ओनली नेसेसरी चीज शो करना, यानी वो इंफॉर्मेशन जो यूजर के काम की, यूजर के जरूरत की है उसी को सिर्फ शो करना, और जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको पीछे हाइड कर लेना। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं मैं, तो जैसे आपकी कार होती है, जब हम कार चलाना सीखते हैं तो जो हमें सिखाने वाला है वो क्या बताता है हमें, सिंपल सा यही तो बताता है कि आपका स्टीयरिंग है, आपको लेफ्ट राइट मोड़ने काम में आएगा, आपका जो क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, इन सब के बारे में बताता है कि ये कैसे काम करने, कितना दबाना है, क्या गियर कैसे आपको ऑपरेट करने, ये चीजें बताता है। आपको ये थोड़ा ना बताता है इस कार के अंदर इतना वाला इंजन है, इंजन ऐसे काम कर रहा है, उसके अंदर कार्बोरेटर है, टायर ऐसे काम कर रहे हैं। यानी जो अंदर की इंफॉर्मेशन होती है ना वो अपने कोई मतलब नहीं है कार चलाने वाले के लिए, उसको सिर्फ किससे मतलब है, स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक, गियर, इनसे मतलब होता है। तो उनके बारे में उसको जानना जरूरी है अगर उसको कार चलानी है।
तो कार चलाने के लिए उसके अंदर इंजन क्या है, अंदर कैसे चीजें वर्क कर रही है, ये सब चीजें पता होना जरूरी तो नहीं है। सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि ऊपर वाली चीजें जो मैनुअल अपने पास है, जो स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक, गियर, ये सब कैसे काम करते हैं, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो यानी कि जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन थी ना, वो अपने से क्या कर ली गई, हाइड कर ली गई। क्यों? क्योंकि अपने काम की है ही नहीं कार चलाने के लिए। सेम वही चीज यहाँ पे होती है डेटा एब्स्ट्रैक्शन में, यानी जो काम का डेटा है सिर्फ वही शो किया जाता है, बिना काम के डेटा को हाइड कर लिया जाता है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का उद्देश्य क्या होता है, यूजर को सिर्फ आवश्यक जानकारी दिखाना और बाकी का डेटा को छुपाना होता है। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल, आप एटीएम मशीन में जाते हो, तो एटीएम मशीन में जाते हो तो क्या चेक करते हो, मान लो कोई अकाउंट का बैलेंस चेक करते हो या फिर कोई ट्रांजेक्शन यानी पैसे वगैरह निकालते हो, सिर्फ यही काम करते हो आप। अब आपको पता है एटीएम मशीन है तो वहां पे डेटा आप अकेले के थोड़ा ना है, आप बैंक में खूब सारे कस्टमर है, तो सारे के सारे कस्टमर का डेटा वहां पे पड़ा हुआ है, तो आपको सिर्फ आपका ही डेटा दिखता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है, आपको बाकी यूजर्स का डेटा नहीं दिखेगा। आपको क्या दिखेगा, जो बैंक आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा है सिर्फ वही दिखेगा, यानी आपकी काम की चीज। आपकी काम की चीज क्या है, एटीएम में आप वहां बैलेंस देख लो अपना अकाउंट का, आप वहां पे कोई ट्रांजेक्शन कर लो, सिर्फ यही काम का है। तो जो काम की चीज है वो आपको दिखाई जाती है, और बिना काम की चीज यानी बैकग्राउंड में कैसी चीजें काम कर रही है उनको दिखाना जरूरी नहीं होता। क्लियर? तो ये चीजें दिखाती है और पूरा डेटाबेस नहीं दिखाती आपको कि और क्या क्या चीजें इसमें पड़ी हुई है। क्लियर? इसका बेनिफिट क्या होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का, इससे पहली चीज तो क्या, सिक्योरिटी बढ़ती है। मान लो आपको सारे अगर यूजर का डेटा दिखा दे अपना बैंक, तो आप क्या करोगे, कोई भी उसको हैक कर लेगा, पासवर्ड पता कर लेगा, किसी का और का पैसा निकाल लेगा, यानी सिक्योरिटी वहां पे कम हो गई। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, कि काम की चीज दिखाओ, बिना काम की चीजों को हाइड कर लो। उसके बाद सेकंड है, यूजर को कॉम्प्लेक्स डेटाबेस स्ट्रक्चर की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। इससे क्या होता है, मेंटेनेंस आसान हो जाता है। कहने का मतलब यूजर को मतलब ही नहीं है, सिर्फ जो काम की चीजें उसको मिल रही है और बाकी बैकग्राउंड में चीजें कैसे काम कर रही है उसको क्या मतलब। तो इससे क्या होगा, चीजें एकदम इजी हो जाती है, सिंपल हो जाती है यूजर के लिए। ठीक है, और मेंटेनेंस भी क्या हो जाता है, इससे आसान हो जाता है। चीजें समझ में आ रही है एकदम? उसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो गया, आर्किटेक्चर हमने देख लिया। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है अपना, क्या, डेटा इंडिपेंडेंस। तो देखो नाम से पता लग रहा है इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है, आजादी होता है। यानी डेटा क्या है, एकदम आजाद है, किसी और चीज पे डिपेंड नहीं है। कहने का मतलब यह डेटाबेस सिस्टम को अधिक फ्लेक्सिबल और स्केलेबल बनाती है। डेटा इंडिपेंडेंस, अगर डेटा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा यानी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होगा, मतलब क्या है, हम एक चीज में अगर चेंज करते हैं तो दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही फायदा किसका होता है, डेटा इंडिपेंडेंस का होता है। बात समझ में आ गई? कि मान लो दो चीजें अपने पास और दोनों चीजें अगर इंडिपेंडेंट है यानी दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो अगर आप इसमें कुछ चेंज कर रहे हो मान लो, तो क्या इस पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। वैसे अगर इसमें कुछ चेंज कर रहे हो तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, अपना इजी हो जाता है चीजों को चेंज करना और अपडेट करना। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। अब डेटा इंडिपेंडेंस के टाइप क्या होता है, मेनली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर चेंज होने पर भी एप्लीकेशन प्रभावित नहीं होती। कहने का मतलब जो आपकी ऐप है, ये तो यूजर आपका, ये आपकी ऐप है और ये आपका सर्वर है। सर्वर मतलब जहां पे आपका एक्चुअल डेटा सेव हो रखा है। तो अगर मान लो इस सर्वर में डेटा कैसे स्टोर हो रखा है, क्या वो टेबल के फॉर्म में स्टोर हो रखा है, क्या वो किसी और डायग्राम की फॉर्म में स्टोर हो रखा है, किसी और भी फॉर्म में स्टोर हो रखा हो मान लो, उससे यूजर को क्या मतलब, उसको तो सिर्फ ये चाहिए ना कि जो डेटा है मुझे मेरा जब मैं चाहूं तब शो होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करो यूजर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं। यानी डेटा आप किसी भी स्ट्रक्चर में आप सेव कर लो, उससे यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, दूसरा है आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि डेटा स्टोरेज बदलने से लॉजिकल डेटा प्रभावित नहीं होता। कहने का मतलब जो डेटा हमारा सेव हो रहा है सर्वर पे, अब आप उसको कहीं और ले जाके सेव कर दो मान लो, चाहे किसी और दूसरे हार्ड डिस्क में सेव कर दो, किसी एसएसडी में सेव कर दो, किसी पेन ड्राइव में सेव कर दो, यानी उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप डेटा किस में सेव कर रहे हो। मान लो यहाँ पे 5 हार्ड डिस्क थी अपने पास,
जो एक डेटा था अपने इस हार्ड डिस्क से उठा के मैंने दूसरे हार्ड डिस्क में रख दिया, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यूजर को। क्यों? क्योंकि यूजर को तो अपना डेटा मिल ही रहा है ना, चाहे उसको किसी भी हार्ड डिस्क में ले जाके रखो, कहीं पे भी ले जाके रखो, यूजर को क्या मतलब है? यूजर को सिर्फ और सिर्फ अपना डेटा चाहिए जब उसको जरूरत हो। तो आप उसको बैकग्राउंड में कैसे भी सेव करो किसी भी जगह पे, यूजर को उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस ये हो गई। क्लियर? यानी स्टोरेज डिवाइस अगर आपने बदल भी दी ना तो भी उससे यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे बैंक का जो डेटाबेस होता है, अगर मान लो बैंक का डेटाबेस उसने एसक्यूएल से नो एसक्यूएल भी अपने पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक में। एसक्यूएल क्या होती है? नो एसक्यूएल बेसिकली एसक्यूएल का एक वर्जन होता है, दूसरा अपना नो एसक्यूएल हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर मान लो बैंक ने अपना डेटाबेस है वो एसक्यूएल से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर नो एसक्यूएल पे शिफ्ट कर दिया, तो उससे यूजर को क्या मतलब? यूजर को तो अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना है, अपनी जो भी चीजें पैसे जमा कराना, निकालना, अपने चेक लगाना, यानी जो भी टास्क बैंकिंग में होते हैं वो सब चीज अगर परफॉर्म हो रही है अपने आप अच्छे तरीके से, तो यूजर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को बोलते हैं हम डेटा इंडिपेंडेंस। तो अगर यूजर अपना बैंक जो अगर अपना सॉफ्टवेयर अगर चेंज भी करता है, माइग्रेट करता है, तो उसके बाद भी कस्टमर जो होते हैं उनके लिए कोई बदलाव नहीं होता है, उनका काम एज इट इज पहले की जैसे चलता रहता है। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं डेटाबेस स्कीमा की, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। तो देखो डेटाबेस तो आपको पता ही है, स्कीमा नया वर्ड आया है अपने पास। स्कीमा का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल सा ही, स्कीमा का मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। सिंपल सा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। अगर आपने वर्ड का मतलब समझ लिया ना तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्कीमा का मतलब क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मान लो एक टेबल की फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे डेटा स्टोर कर रखा है। एक स्टूडेंट का डेटा है मेरे पास। अब स्टूडेंट का क्या डेटा हो सकता है? उसका हो सकता है रोल नंबर हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है। ये सब चीजें होती है स्टूडेंट से रिलेटेड अपनी। तो ये जो हमारे पास टेबल मैंने बनाई है, इसका स्ट्रक्चर में क्या बनाया मैंने यहाँ पे 4 कॉलम बना दिए। पहला कॉलम है रोल नंबर स्टोर करेगा, दूसरा नेम स्टोर करेगा, तीसरा कॉन्टेक्ट नंबर, चौथा एड्रेस स्टोर करने का काम करेगा। क्या बताओ इसमें अभी कोई डेटा ऐड किया है क्या? मैंने नहीं ऐड किया। यानी टेबल जो अपनी सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया मैंने, उसमें कोई डेटा ऐड नहीं किया है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है यहाँ पे डेटाबेस का, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम स्कीमा बोलते हैं। यानी कि जो खाली टेबल है अपने पास, इसमें अभी तक कोई डेटा नहीं है, जो ओनली बेसिक स्ट्रक्चर है, उसी को क्या बोलेंगे? हम स्कीमा बोलेंगे। तो देखो स्कीमा भी अपने पास अलग अलग टाइप का होता है। कैसे? एक तो होता है फिजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा का मतलब क्या है कि डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है उसकी बात हो रही है, उससे पेन ड्राइव में, यानी स्टोरेज डिवाइस की बात हो रही है बेसिकली। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फिजिकल जब भी वर्ड आ जाए मतलब स्टोरेज डिवाइस की वहां पे बात हो रही है। क्या कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो, कौन सी एसएसडी, कौन सी हार्ड डिस्क, किस चीज में आप डेटा को स्टोर कर रहे हो, वो क्या होगा? आपका फिजिकल स्कीमा कहलाएगा। अगर मैं बात करूं लॉजिकल स्कीमा की, लॉजिकल स्कीमा का मतलब वहां पे डेटा को शो करने से मतलब है यहाँ पे, यानी डेटा का जो ऑर्गेनाइजेशन है और रिलेशनशिप है वो कैसा होगा, यानी कैसा दिखेगा डेटा आपका स्टोर करने के बाद, उसी को हम क्या बोलेंगे? लॉजिकल स्कीमा बोलेंगे। और तीसरे नंबर पे क्या आएगा? व्यू स्कीमा। व्यू स्कीमा का मतलब विभिन्न यूजर्स के लिए कस्टम व्यूज, यानी कि कौन से यूजर को कैसे डेटा शो होगा वो किस में आता है? आपका व्यू स्कीमा में। फॉर एग्जांपल एक सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे लिया है मैंने कि एक यूनिवर्सिटी होती है, एक यूनिवर्सिटी मान लो या फिर कोई स्कूल या कॉलेज मान लो, उसका जो डेटाबेस होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है? स्टूडेंट का भी डेटाबेस होगा, उसमें जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं उसका भी डेटाबेस होगा, और उसमें जो टीचर होते हैं उनका भी एक डेटाबेस होगा, इनकी जानकारी होती है। तो एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन होंगे, जैसे कि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट क्या देख सकता है कि उसको कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, उसको कौन सा कोर्स असाइन हुआ, ये सब चीजें देख सकते हैं यहाँ पे। यानी व्यूज की मांगी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट क्या क्या चीजें देख सकता है? कोर्सेज देख सकता है, टीचर उसको कौन सा असाइन हो रखा है वो सब चीजें देख सकता है। लेकिन क्या वो टीचर की सैलरी देख सकता है? नहीं देख सकता ना। क्यों? क्योंकि टीचर की सैलरी से उसको कोई मतलब ही नहीं है स्टूडेंट को, यानी वो चीज वहां पे उसके काम की नहीं है। कहने का मतलब स्टूडेंट को वही चीजें दिखाई जाएगी जो उसके काम की, अदरवाइज चीजें नहीं दिखाई जाएगी। क्लियर? तो ये सब चीजें क्या है? व्यू स्कीमा में आते हैं। यानी 3 यूजर हो गए, यानी 2 यूजर हो गए अपने पास। क्या? एक तो हो गया स्टूडेंट और एक टीचर। अब इन दोनों टीचर को अलग अलग तरीके से यहाँ पे डेटाबेस दिखाया जाएगा। कैसे? यूजर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी जो उसके काम की है, और जो काम की नहीं है वो उसको हाइड कर ली जाएगी। वैसे टीचर जो होगा, टीचर को भी सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी जो उसके काम की है, जो उससे रिलेटेड है, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन उसको हाइड कर ली जाएगी। ठीक है? जैसे मान लो एक अपना प्रिंसिपल भी होता है किसी कॉलेज या स्कूल में,
तो प्रिंसिपल जो होता है वो अपने टीचर की भी इंफॉर्मेशन देख सकता है, जो कोर्सेज है उनकी भी इंफॉर्मेशन देख सकता है, जो स्टूडेंट है उनकी भी इंफॉर्मेशन देख सकता है। क्लियर? लेकिन क्या अपना जो टीचर है वो प्रिंसिपल की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं क्या? प्राइवेट नहीं देख सकते ना, क्यों? क्योंकि इनको परमिशन नहीं है। ऐसे अपने स्टूडेंट भी अपने प्रिंसिपल की प्राइवेट पर जो इन्फॉर्मेशन उसको नहीं दे सकता। यानी कि व्यू स्कीमा का मतलब क्या है कि जो अलग अलग टाइप के यूजर्स है उनको किस टाइप की इंफॉर्मेशन शो हो रही है उसी को हम क्या बोलेंगे? व्यू स्कीमा बोलते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं डेटाबेस इंस्टेंस और स्कीमा के बारे में बात करते हैं। दो चीजें यहाँ पे, एक तो स्कीमा ये हम देख चुके हैं और एक दूसरी नई चीज है इंस्टेंस। एकदम सिंपल है, आपने स्कीमा देख लिया था। स्कीमा में क्या था, वापस बना देता हूं मैं यहाँ पे। एक अपने पास जो टेबल होती है, जो टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। वापस से बना देता हूं। मान लो स्टूडेंट का ये डेटा है तो उसका रोल नंबर हो गया, उसका नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, उसका कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। ये सब चीजें क्या होती है? स्टूडेंट से रिलेटेड एट्रीब्यूट होते हैं। तो जो खाली जो अपनी टेबल है, खाली डेटाबेस है, बस इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। अब अगर मैं क्या करूं, इसमें कोई डेटा ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे, हेमंत लिख दिया, सॉरी रोल नंबर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, रोल नंबर में लिख दिया 101, नेम में क्या लिख दिया मैंने? हेमंत लिख दिया, एड्रेस में मैंने जयपुर लिख दिया और कॉन्टेक्ट नंबर में मैंने कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया। तो यानी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक डेटा ऐड कर दिया। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो डेटा है यहाँ पे टेबल में, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल और डेटा भी यहाँ पे हो सकते हैं, 102, 103, 104, ऐसे यहाँ पे और डेटा भी हो सकते हैं अपने पास, हो सकते हैं ना। यानी एक ऐसा तो नहीं एक डेटाबेस में एक ही अपना डेटा पड़ा होगा, बहुत सारा डेटा पड़ा होता है अपने पास एक साथ एक जगह पे। तो जो एक टाइम पे जो डेटा है अपना उस टेबल में, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये स्कीमा का मतलब क्या होता है? डेटाबेस की स्थायी संरचना, यानी जो फिक्स आपने स्ट्रक्चर बना दिया उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। और इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? किसी विशेष समय पे, किसी फिक्स टाइम पे डेटाबेस में जो मौजूद डेटा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है चीज? इंस्टेंस का हिंदी में मतलब क्या होता है? क्षण होता है ना। क्षण मतलब एक फिक्स टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, यानी एक टाइम पे जो डेटा अपने पास पड़ा हुआ है किसी डेटाबेस में, उसी को हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस इंस्टेंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल स्कीमा की बात करूं मैं, एग्जांपल यहाँ पे स्कूल के डेटाबेस का, तो स्कूल के डेटाबेस में क्या चीजें होती है? स्टूडेंट होते हैं, कोर्सेज होते हैं। तो इनकी जो टेबल्स होती है वो डिफाइन करना है, यानी कि स्टूडेंट की जो टेबल होगी उसमें क्या क्या चीजें आएंगी आपकी, कोर्स की टेबल में क्या क्या चीजें आ सकती है आपकी, कोर्स की आईडी आ सकती है, ठीक है, कोर्स का नेम आ सकता है, और कोर्स में कौन कौन से स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं उनका नंबर आ सकता है, यानी उनका रोल नंबर आ सकता है। तो सब कोर्स से रिलेटेड चीजें हैं यहाँ पे। तो यानी जी अगर इसमें कोई डेटा नहीं पड़ा, इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, इनके कॉलम का नाम अगर हम बोलना चाहें तो इसी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे डेटाबेस का स्कीमा बोलते हैं। और अगर मैं इसमें कोई इंफॉर्मेशन ऐड करता जाऊं, डेटा ऐड करता जाऊं, तो इसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंस बोलेंगे। तो एक स्टूडेंट की वर्तमान में जो स्टोर की गई जानकारी है, उसका नाम हो गया, उसका रोल नंबर हो गया, उसके कोर्स हो गया, ये सब चीज क्या होगी? ये सब चीजें स्टोर होती है और उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंस बोला जाता है। तो जब भी कोई नया डेटा ऐड होता है, डेटा तो अपना ऐड होता रहेगा टाइम टू टाइम, तो इंस्टेंस बदलता जाता है, लेकिन स्कीमा क्या रहता है? स्कीमा वही रहता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। कहने का मतलब क्या है कि डेटा देखो ऐड होता जाएगा और अपने स्टूडेंट है और डेटा ऐड होता जाएगा, तो पर्टिकुलर टाइम पे कहने का मतलब इंस्टेंस अपना बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। लेकिन क्या नया डेटा ऐड होने से अपने स्ट्रक्चर पे कुछ फर्क पड़ेगा? रोल नंबर तो वही रहेगा, नेम भी वही रहेगा, यानी कॉलम का नाम तो वही रहेगा ना। यानी डेटाबेस का स्कीमा चेंज नहीं होता डेटा को नया ऐड करने पे। क्लियर है चीज? तो ये हो गया अपना लास्ट खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया। तो ये था हमारे पास क्या? इंस्टेंस और स्कीमा आपने अच्छे से समझा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आई होप आपको सब चीजें क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।